संतुलित आहार हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, लेकिन ये संतुलित आहार तभी हो पाएंगे जब इसको हम संरक्षण करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है कृपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एनआईएस बोर्ड का खाद्य संरक्षण, यानी खाद्य संरक्षण कैसे किया जाए। ठीक है, अगर हम कोई वस्तु लाते हैं बाजार से खरीद के, तो उसकी जो आयु होती है 1 या 2 दिन ही होती है। क्योंकि वो कंटामिनेट हो जाती है और खराब हो जाती है, जो हमारे उपयोग करने लायक नहीं रह जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, खाद्य संरक्षण करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो हमेशा कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके फायदे में रहेगा। और जो वीडियो हो पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। आप अधूरा देखिएगा, अधूरा बीच से निकल जाइएगा, तो फिर पता क्या होगा, आपको पूरा नॉलेज नहीं रहेगा और आप एग्जाम में जाकर फिर अधूरी बातें ही लिख के आइएगा। तो इसलिए पूरा देखिए और समझ के देखिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि पेपर तक आपको इसका फायदा उठाना है, तो सब्सक्राइब करना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं खाद्य संरक्षण में हमारे लिए आज क्या क्या है। पहला है खाद्य, जो हमारे खाद्य पदार्थों खराब होना व उनका भंडारण। देखिए, कोई भी खाद्य पदार्थ होता है उसका खराब होना एक स्वाभाविक बात है। ठीक है, क्योंकि उसमें नमी होती है। अगर नमी रहेगी तो खाद्य पदार्थ जो है 100% जो है कंटामिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि खाद्य पदार्थ का खराब होना। खाद्य पदार्थ खराब होने का तात्पर्य यह है कि भोजन अब खाने के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी वो खाने लायक नहीं रह गया है। ठीक है, जब आप ब्रेड कुछ दिनों के लिए फ्रिज से बाहर रखते हो तो उसके ऊपर फफूंदी जैसे तत्व विकसित हो जाते हैं, रंग में सफेद, हरा या काला हो जाता है। इस विकसित पदार्थों को मोल्ड्स कहते हैं, मोल्ड कहते हैं। जिसे ब्रेड में मोल्ड्स विकसित हो जाता है, वह खाने योग्य नहीं रहता है। इसी प्रकार यदि पकी हुई दाल या सब्जियों को कुछ समय के लिए बाहर निकालकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, किण्वन यानी फर्मेंटेशन के कारण उसमें बदबू आने लगती है तथा बुलबुले उठने लगते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भोजन खराब हो गया है? जी हाँ, आप कह सही है। भोजन तब खराब होता है जब उसका रंग बदल जाता है या उसमें से बदबू आने लगती है, उसमें क्यूबन के संकेत जैसे बुलबुले आदि नजर आने लगते हैं, या उसमें गोल्डन खाद, फफूंदी या पाउडर नुमा पदार्थ विकसित हो जाते हैं। ठीक है, फलों और सब्जियों को यदि नम दाग या नर्म भूरे दाग विकसित होने लगते हैं तो वह खराब हो जाती है। तो खराब होने का जो टेक्निक है यही होता है कि उसमें कोई बदबू आ जाता है। ठीक है, स्मेलिंग आने लग जाता है, या वो अपना कलर जो है चेंज कर देता है। भोजन को जो वास्तविक कलर होता है, अगर वही कलर है तो खराब नहीं हुआ है। अगर उसकी वास्तविकता कलर खराब हो जाती है तो इसका 100% है कि आपका जो फूड है, जो खाना है, वो खराब हो गया है, तो आपको इसको खाने लायक नहीं है। अगर आप वो खाइएगा तो न जाने कितने तरह की जो बीमारियां होगी वो आपके अंदर शरीर में विकसित हो जाएगी। तो ये बात बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रखना है तो खाने को संरक्षण के साथ साथ खाने को हम उसको सही जगहों पे रखना भी जरूरी होता है, नहीं तो खराब हो जाएगा और आप उसको खाइएगा और बीमार पड़ जाइएगा। तो यही है खाद्य संरक्षण का, ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, आगे है जो देखते हैं क्या है खाद्य पदार्थ खराब होने के कारण। देखिए, कोई भी खाद्य पदार्थ होता है वो क्यों खराब होता है, क्या ऐसा क्या हो जाता है उसके अंदर जो खराब हो जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस पे बहुत ही सिंपल बात है जो हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं, उसी पे करेंगे कि खाद्य पदार्थ जो होता है आखिर क्या होता है उसके अंदर जो खराब हो जाती है। हम इसी पे बात करेंगे। जो खाद्य पदार्थ होता है वो सूक्ष्म जीवाणु, एंजाइम, भोजन में विद्यमान कीट और कृमि चूहों की उपस्थिति के कारण खराब होते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी भोजन खराब होता है ना, उसका कारण जो होता है सूक्ष्म जीव ही बनता है। क्योंकि सूक्ष्म जीव जो होती है वो ऑक्सीजन में रह के वो उस पर ग्रोथ कर जाती है और भोजन को खराब कर देता है। और आपने देखा होगा कि उसमें एंजाइम, जो भोजन में एंजाइम होता है वो उसको खराब कर देता है, खट्टाई कर देता है या कुछ भी कर देता है। ठीक है, और कभी कभी तो कीट पतंग जो होते हैं, जो मधुमक्खियां होती है, जो मक्खी उक्खी होती है, हाउस फ्लाई होती है, वो भी दूषित कर देते हैं खाना आपको, क्योंकि उसमें बैठते हैं वो अपनी कीटाणु जो है उसमें छोड़ देते हैं और इस तरह से वो खराब हो जाता है। कृमि तथा चूहे की उपस्थिति के कारण भी खराब हो जाता है। चूहा भी उसमें खाता है तो उसको जूठा कर देता है तो खराब हो जाता है। तो ये सारे काम जो है, सारे जो सूक्ष्म जीव और एंजाइम है, इनकी तो बहुत महत्वपूर्ण क्रिया रहती ही रहती है। ठीक है, साथ में कुछ जो है हमारे घर में रहने वाले कीड़े मकोड़े भी उसको नष्ट कर देते हैं और खराब कर देते हैं। तो इस तरह से जो है जीवाणु जो है खराब करता है। सबसे पहले यही पॉइंट आता है कि सूक्ष्म जीवाणु यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति। देखिए, कोई भी भोजन खराब होता है तो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही खराब होता है।
तो हम इसको कैसे बचाएं और किस तरह से करें, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। आप आटे को गूंद कर रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, आप क्या देखेंगे, जी आप देखेंगे कि उसकी ऊपरी भाग काला हो गया है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? यह सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण हुआ। ठीक है, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीवाणु होते हैं जिन्हें आसानी से देखा नहीं जा सकता। सूक्ष्म जीवाणु देखने के लिए उस समय खराब करते हैं जब उसकी विकास के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो जाए। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, कोई भी जीव, जो कोई भी कीड़े मकोड़े होते हैं या कोई भी सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मैक्सिमम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्रिया करते हैं। तो भोजन में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखोगे तो जनरल सी बात है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको खराब कर देगा और वो कंटामिनेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म जीव को ग्रोथ करने के लिए इनके सही परिस्थिति होना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है सूक्ष्म जीव जो है उसको खराब कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो है अन्य जीवों के समान ही उनके भी विकसित या ग्रोथ करने की वायु, नमी और सही तापमान होना जरूरी है। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज ग्रोथ करने के लिए इन चीजों की आवश्यकता जरूर होती है, क्योंकि वायु रहेगी तब ग्रोथ करेंगे, नमी रहेगी तब करेगा, सही तापमान मिलेगा तो वो जल्दी ग्रोथ कर जाएगा, क्योंकि तापमान की वजह से ग्रोथ होता है। आपने देखा होगा कि सर्दी जब पड़ती है तो कोई भी भोजन जल्दी खराब नहीं होती, तो थोड़ी दिन रह जाती है। देखिए इसका रीजन क्या है? इसका साफ रीजन है कि ठंडे मौसम में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो ग्रोथ करना बंद कर देता है। ठीक है, आपने देखा ही होगा कि किसी भी चीज को बचाने के लिए दो ही चीज तरीका होता है, या तो उसकी नमी को आप खत्म कर दीजिए, जैसे अचार के आप क्या करते हो, नमी खत्म करके रखते हो तो वो खराब नहीं होता है, या आप क्या करो, उसको किसी चीज में प्रिजर्व करके रख दो, यानी ठंडा उसको दे दो, टेम्परेचर दे दो। तो यही बात है कि वायु, नमी और सही तापमान तथा ग्रहण की आवश्यकताएं होती हैं, जिसकी वजह से खराब होती है। सूक्ष्म जीवों के विकास की उपयुक्त परिस्थितियां हैं। देखिए, भोजन में नमी की अधिक मात्रा होना। क्या आप बता सकते हैं कि टमाटर या आलू में से किस में अधिक नमी तत्व होते हैं? जी हाँ, टमाटर में। और यही कारण है कि टमाटर जल्दी खराब हो जाता है। आपको पता है ना कि टमाटर जो होता है उसमें पानी ही भरा हुआ होता है मैक्सिमम, तो वो खराब होने की जो उसकी चांसेस होती है बहुत जल्दी होती है, जबकि आलू थोड़ा सा लेट खराब होता है क्योंकि उसमें कम मात्रा में नमी होती है। समझ में आया दोस्तों? कितना आसान था ये टॉपिक। आगे इसके आगे देखते हैं क्या है। और भी जो परिस्थिति बनती है वो है भोजन के आसपास की वायु। आसपास की वायु भी इसको खराब करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। भोजन को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखना। क्या आपने कभी देखा होगा कि पालक को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखने से क्या होता है? वो पीला और बासी हो जाती है। देखा ही होगा आप, जनरल सी बात है कि पालक लेके आते हो, देखो उसको बाहर रख के कैसा हो जाता है, वो पीला पड़ जाता है। ठीक है, या कभी कभी गल भी जाता है। वो तो डिपेंड करता है कि मौसम और टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये सब खराब होने की सही परिस्थितियां होती है। जब फल और सब्जियों के छिलके को नुकसान पहुंचाते हैं तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं के कारण संपर्क में आते हैं, जैसे केला आदि। आप ऐसे और फलों के नाम बता सकते हो जो इससे खराब होते हैं। देखिए, कोई भी अगर आप फल खरीद के लेके आते हो तो उसको खराब होने का मेनली रीजन तो यही बनता है कि वो क्या करता है, वायु की उपस्थिति में रहता है और सूक्ष्म जीव जो होते हैं उस पर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। आपने केला को भी देखा होगा, केला लेके आते हो देख तो एक दिन के बाद क्या होता है, उसमें कई जगहों पर काले पड़ जाते हैं जो सड़ा हुआ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी गल जाता है। तो ये सब इसी कारण से होता है। निम्न लवण, शक्कर या अम्ल तत्व वाले भोज्य पदार्थ। क्या आप कुछ अन्य उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? अचार, फलेक, जैम आदि। आखिर ये सब खराब क्यों नहीं होता? अचार हो गया, जैम हो गया, उसी अगर हम सेब को जैम बना देते हैं तो खराब नहीं होता है। तो कारण दोस्तों यही एक होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन पे ग्रोथ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सील बंद होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि उसमें से जितने भी ऑक्सीजन होते हैं निकाल के फिर इसको पैकिंग किया जाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है कोई भी सूक्ष्म जीव आसानी से ग्रोथ कर सकता है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आगे जो है उसके बाद हमारा जो तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद है एंजाइमों की उपस्थितियां। अब एंजाइम होती क्या है और एंजाइम का क्या रिएक्शन पड़ता है हमारे भोज्य पदार्थ पे, और एंजाइम का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि एंजाइम हमारे शरीर में भी प्रोड्यूस होती है और हमें भी बहुत तरह से हेल्प करती है एंजाइम। लेकिन वही एंजाइम अगर फलों में रहती है तो उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, आइए देखते हैं। एंजाइमों की उपस्थितियां। देखिए, एंजाइम रासायनिक तत्व है। जो एंजाइम है एक रासायनिक तत्व है जो पौधों तथा पशुओं में पाए जाते हैं। क्या ये एंजाइम भोजन के लिए हानिकारक होते हैं? जी नहीं। एंजाइम फलों और सब्जियों
को पकाने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। कच्चा हरा आम कुछ ही दिनों में पककर मीठा हो जाता है, पीला हो जाता है और एंजाइम की प्रक्रिया के कारण ही होता है। अगर एंजाइम उसमें नहीं होता तो ना तो वो पकता, ठीक है, और ना ही वो पीला होता है। यदि आप इस पीले और पके हुए आम को कुछ और दिनों के लिए रखते हैं तो क्या होगा? कोई भी इस अधिक पके सड़े हुए आम को खाना पसंद नहीं करेगा। आप जानते हैं कि जब फलों के छिलके को निकाला या काटा नहीं जाता है फिर भी वह खराब हो जाता है। यह एंजाइम की प्रक्रिया, एंजाइम एक्शन के कारण होता है। देखिए दोस्तों, एंजाइम जो होता है फलों में, ठीक है, और फल फ्रूट में बहुत अधिक मात्रा में होता है। आप जानते ही हो, एक बात आपको नॉलेज होगा कि एंजाइम हमारे शरीर में भी होता है। ठीक है, क्यों होता है? कि जितने भी हम भोजन पदार्थ खाते हैं, एंजाइम उसी प्रकार के जो एंजाइम है हमारे बॉडी रिलीज करता है और तभी हमारा खाने का जो होता है पाचन होता है। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उसी प्रकार के एंजाइम जो रिलीज करेगा वो तभी खाना जो है सुचारू रूप से पचता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा पेट जो होता है डायरेक्ट हो जाता है। तो यही कारण है एंजाइम सभी फल फ्रूटों में उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं। अगर वो जो है एंजाइम उतने टाइम तक ही काम करते हैं जितने होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको खराब करने लग जाता है। अब देखिए, कोई चीज एंजाइम जो है पकाने का काम करता है, पक गया, अगर आप उसको यूज नहीं कीजिएगा तो जनरल सी बात है वो धीरे धीरे एंजाइम और सक्रिय होकर उसको गला देगा। तो ये एंजाइम की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। आगे जो है हमारा क्या है, कीट और कृमि और चूहे। देखिए, हमने जानते भी हैं कि कीट पतंग जो होते हैं, मधुमक्खियां या मक्खी जो होती है, सबसे अधिक जो होता है वेक्टर होता है, वाहक होता है जीवाणुओं का। यानी कीड़े मकोड़े जो होते हैं, सारे के जो चीज जो होते हैं हमारे भोजन के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। क्या आपने कभी चावल या दालों में छोटे भूरे रंग के कीट या छोटे सफेद कृमि देखे हैं? ये कीट और कृमि भोजन के दाने को खाते हैं। ये अनाज में छोटे छोटे छेद कर देते हैं और कई बार उसे सफेद पाउडर में बदल देते हैं। इस प्रकार ये भोजन मानव उपयुक्त के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है। आपने देखा ही होगा जनरली सी बात कि कोई भी जैसे कुछ लाते हो, जैसे आप चने ही लेके आते हो, कुछ दिन के लिए छोड़ देते हो, देखते हो उसमें काले काले पड़ जाते हैं और उसमें सड़ा देता है, यानी उसमें कीटाणु जो होते हैं चले जाते हैं और उसको खराब कर देता है, जो खाने योग्य नहीं होता है। बहुत से ऐसे दालें हैं, बहुत से चीजें हैं जिसको ये बहुत ही आसानी से छेद करके उसमें प्रवेश कर जाते हैं और उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं। ये जनरल सी बात है, आपने देख लिया होगा, घर में भी होता है। गेहूं हो, चावल हो, कुछ दिनों के लिए रख दीजिए तो उसमें खराब होने के चांसेस जो होते हैं बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसमें कुछ अधिक कहने की जरूरत नहीं है। ये जो है खराब होने का ये सबसे बहुत ही आसान तरीका होता है, जहां पर कीट कृमि और चूहे जो होते हैं खराब कर देते हैं और हमारे खाने लायक नहीं रहने देते हैं। आपने देखा होगा कि चूहे हमारे भोजन को नष्ट कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि वे ऐसा किस प्रकार करते हैं? आपने कभी कभी पढ़ा है कि खाद्य पदार्थ को नष्ट होने के 3 मुख्य कारण होते हैं, सूक्ष्म जीव, जीवाणु और एंजाइम प्रक्रिया, और कीट, कृमि और चूहे। तो ये 3 के बारे में हमने पढ़ा ही है और भी पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 जो होते हैं मेनली जो होते हैं भोजन को खराब करने का सबसे विशिष्ट और महत्वपूर्ण कारण बन जाते हैं। अगर इन चीजों से अगर आप बचा लेते हो भोजन को तो वो काफी समय तक आपके खाने योग्य रहेगा और वो आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने में हेल्प भी करेगा। तो ये चीजें हैं, उनको देखते हैं। आगे जो हमारे पास क्या है, खाद्य भंडारण। तो खाद्य भंडारण होता क्या है? खाद्य भंडारण का सामान्य अर्थ है कि भोजन को विशेष स्थान पर रखना, तब तक संभाल कर रखना जब तक कि उसके प्रयोग की आवश्यकता न हो। उदाहरण के लिए आप बिस्किट या स्नैक्स खरीदते हैं और उन्हें खाने के लिए उपयोग किए जाने के तक हवा बंद डिब्बे में रखते हैं। आप दूध खरीदते हैं और उसे उबालकर फ्रिज या ठंडे स्थान पर रखते हैं। आप दालें और चावल और आटा खरीदते हैं और उन्हें हवाबंद डिब्बों में भर कर रख देते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? जी हाँ, ऐसा इसलिए होता है, करते हैं क्योंकि ताकि उसका वो भोज्य पदार्थ यथासंभव लंबे समय तक ताजा रहे और खराब होने से बच सके। खाद्य पदार्थ के खरीदे जाने वाली मात्रा निम्न कारकों पर निर्भर करता है कि आपकी आवश्यकताएं कितनी हैं और ये पदार्थ कितने जल्द खराब होते हैं या इनकी उपयोगिता जीवन कितनी है। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कोई भी चीज को खरीदते हैं तो उसको हवाबंद रखते हैं। अब मैंने पहले कह चुका हूं कि उसमें जो नाइट्रोजन गैस भरी होती है, अगर आप उसको निकाल देते हो तो कोई भी जो वस्तु होता है वो खाने योग्य नहीं रह जाता है। कुछ ही समय में क्या होता है, उसमें माइक्रोजन ग्रोथ कर जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और वो खराब कर देता है। तो यही कारण है जो कि आप अगर चिप्स के पैकेट लेके आते हो, अगर आप उसको नहीं फाड़ते हो तो कई दिनों तक संरक्षित रहेगा, कुछ तरह के इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्या करते हो, खोल के उसको आधा खा के रख देते हो तो 100% है कि कुछ समय में वो कंटामिनेट हो जाएगा, वो गीला गीला सा आपको अनुभव होगा। तो इसका मतलब है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो था वो सिंपली रूप से ग्रोथ कर चुका है। तो इस तरह से जो है आपको इनसे बचाना पड़ेगा और इसी को ही हम
खाद्य भंडारण स्टोरेज के नाम से जान सकते हैं। आगे जो है हमारा क्या है, उपभोक्ता जीवन के आधार पर उपभोज्य जीवन के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। अब हमने इतने सारे भोजन हम करते हैं, उनके भी कुछ वर्गीकरण करके रखना पड़ता है कि कौन चीजों को कहाँ पर स्टोरेज करें जो इसकी सुचारू रूप से कई दिनों तक हम इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए देखते हैं उपभोग भोजन जीवन के आधार पर भोज्य का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो यही बात है कि आपने देखा होगा कि विभिन्न खाद्य पदार्थों खराब होने की समय अवधि भिन्न होती है, तो आपको भी नॉलेज है। क्या आपने ऐसे 3 खाद्य पदार्थ का नाम बता सकते हैं जो बहुत जल्दी खराब होते हैं, और 3 ऐसे पदार्थ जिन्हें खराब होने में अधिक समय लगता है। तो ये बात पे हम अभी डिस्कस करेंगे कि कौन जल्दी खराब होता है और किस पे खराब होने में काफी समय लगता है, क्योंकि उसी प्रकार से हमें जो है कोई भी वस्तु खरीदना चाहिए और उतने ही अमाउंट में खरीदना चाहिए। ये नहीं कि खराब होने वाला वस्तु है और हम बहुत अधिक अमाउंट में खरीद लिए हैं और वो हमारे 2 दिन भी नहीं चला और हमारा सारा पैसा व्यर्थ चला गया। तो इसी पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो है समय अवधि जिसमें भोजन ताजा रहता है उसे उपभोज्य जीवन यानी सेल्फ लाइफ कहते हैं। इसे भंडारण के दौरान भोजन के स्थिर भी रखते हैं। देखिए भोजन को ये स्थिर भी रखता है। खाद्य पदार्थ के भंडारण के दौरान उसकी स्थिरता के आधार पर उसको गैर नाशवान या नॉन पेरिशेबल यानी अर्ध नाशवान, सेमी पेरिशेबल तथा नाशवान यानी पेरिशेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए खाद्य पदार्थ को खराब होने की उपस्थिति के कारण इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक है गैर नाशवान खाद्य पदार्थ, में शामिल है साबुत अनाज, दालें, सूखे फल, ठीक है, तलिए बीज और चीनी तथा गुड़। ये सब चीजें जो होती है लंबी समय अवधि तक रखा जा सकता है, इसको खराब होने की चांसेस 9 के बराबर होता है। ठीक है, आगे अर्धनाशवान खाद्य पदार्थ यानी कुछ ही समय में जो होते हैं बहुत एक खराब हो जाते हैं कुछ ही समय में। इसमें शामिल है प्रयुक्त अनाज तथा दालें के उत्पाद जैसे मैदा, सूजी, अंडे, आलू, प्याज, बिस्किट या केक। ये जो होते हैं कुछ दिन तक 100% रहते हैं, ठीक है, रहते हैं, लेकिन ये अधिक दिनों तक नहीं रहते। कारण क्या होता है, ये खराब होने की चांसेस की बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही कारण है कि इसको काफी दिनों तक हम संरक्षित करके नहीं रख सकते। उसके बाद है नाशवान खाद्य पदार्थ जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे में शामिल है हरी पत्तेदार सब्जियां जो बहुत ही जल्दी कंटामिनेट हो जाती है। उसके बाद जो क्या है मटर, फलियां, टमाटर, सेब, केला, ब्रेड, मक्खन और क्रीम, ये चीजें जो दोस्तों तो ये बहुत जल्दी खराब होता है, बहुत जल्दी कंटामिनेट हो जाता है। ठीक है, और इसको कंटामिनेट होने के चांसेस जो है काफी रहती है। इसलिए इसको हम 3 भागों में बांटा है कि एक तो गैर नाशवान पदार्थ जो कभी जल्दी खराब होती ही नहीं है, एक जो होता है कुछ समय में खराब हो जाती है, और एक होता है नाशवान जो जल्द ही खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि कौन चीज कब खराब हो सकती है और उसी अमाउंट में उसको खरीदना ही समझदारी कहलाएगी। ठीक है, आगे उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन के रूप में अब भी निर्माताओं के लिए अनिवार्य है कि वे प्रकृत खाद्य पदार्थ पर एक्सपायरी तारीख यानी एक्सपायरी कब हो रहा है उसकी तारीख लिखना बहुत जरूरी है। उसको उपयोग के समय सीमा भी लिखना बहुत जरूरी है। सहित विस्तृत ब्यौरे का लेबल उपलब्ध कराएं। यदि आप किसी भी डिब्बा बंद या पैक्स खाद्य पदार्थ देखते हैं तो आप उस पर लिखा हुआ देखें कि वे पूर्व उपभोग करें। सिर्फ पूर्व उपभोक्ता सर्वोत्तम यानी एक विशेष तारीख है, यह और कुछ नहीं बल्कि भोजन का उपयोग जीवन है। इस तिथि के पश्चात समय के रूप में स्वाद का नहीं रह जाएगा और खराब होने का जो आरंभ हो जाएगा। तो उसमें आप एक्सपायरी डेट जरूर देखिए और उसका जो कंपनियां है वो जरूर लगाएं। इसका टैग भी बहुत जरूरी होता है एक्सपायरी डेट देखना, क्यों, क्योंकि वो खराब कितने समय में होगा उसी समय से हिसाब से हम उसको खरीद लें और खरीदने के बाद उपभोग करें। तो ये बातें सब जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। ठीक है, आगे जो है खाद्य संरक्षण। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दूध को गर्म करते हैं या भोजन को फ्रिज में क्यों रखते हैं? सूखे हुए पदार्थ को धूप में क्यों रखते हैं या खाद्य पदार्थ को हवादार डिब्बों में क्यों रखते हैं? जी हाँ, आप सही है। ये उपाय भोजन के जो है उपभोज्य जीवन यानी सिविल लाइफ को बढ़ाने या भोजन को खराब न होने से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये भोजन जो है बहुत ही जल्दी खराब हो जाने की रहता है। अन्य शब्दों में खाद्य संरक्षण का तात्पर्य भोजन को सुरक्षित रखना, उसकी गुणवत्ता के बनाए रखना तथा खराब होने या कीड़े फर्मेंटेशन से बचाना होता है। अगर फर्मेंटेशन से आप बचा लेते हो तो भोजन काफी दिनों तक आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार खाद्य संरक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को छोटे या लंबे समय के लिए खराब होने से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके द्वारा भोजन के रंग, स्वाद और पोषक तत्व की यथासंभव संरक्षित रखा जाता है। तो यह है खाद्य संरक्षण की जो है परिभाषा है, खाद्य संरक्षण का परिभाषा जो आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को छोटे या लंबी समय अवधि के लिए खराब होने से सुरक्षा प्रदान की जाती है।
इसके द्वारा भोजन के रंग, स्वाद और पोषक तत्व के भी यथासंभव संरक्षित रखा जाता है, उसे हम खाद्य संरक्षण कहते हैं। तो ये आप याद रख सकते हो। कुछ खाद्य पदार्थ दूसरे की तुलना में जल्दी खराब हो जाते हैं, भोजन के रंग, स्वाद और पोषक तत्व के भी संरक्षित रखा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि संरक्षण से तात्पर्य संदूषण या एंजाइमिक्स या रासायनिक प्रक्रिया या परिवर्तन के कारण भोजन को सड़ने या खराब होने सुरक्षित रखना होता है। यह भोजन की उपभोक्ता जीवन की बढ़ाने में सहायता होती है और इस प्रकार भोजन के भावी उपयोग के लिए भंडारित किया जाता है, यानी आने वाला समय के लिए या कल के लिए आप इसको भंडारित करके रख सकते हो, जिसका आप आनंद दोबारा ले सकते हो। इसलिए इसको भंडारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और इसको संरक्षण रखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, आगे जो है हमारा क्या है, भोजन संरक्षण का महत्व। आगे भोजन संरक्षण का महत्व क्या होता है, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। आगे जो है हमारा क्या है, अब आपने खाद्य संरक्षण की अवधारणाओं को समझ लिया है। क्या आप बता सकते हैं कि हमें भोजन को संरक्षण रखने की आवश्यकता क्यों है, ये क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला तो यही है दोस्तों, क्या है ये, सबसे पहला तो बात यही आती है कि संरक्षण अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था करता है। देखिए, ये जो संरक्षण होती है अधिक उत्पादन की व्यवस्था करती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई वस्तु का संरक्षण काफी समय तक किया जाए तो उसको आप संरक्षण रखते हो तो बहुत ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। क्या आप कुछ ऐसे पदार्थ के नाम बता सकते हैं जो आम से बने हो? जी हाँ, ये है जूस, मुरब्बा, स्कोर, आम पन्ना, पल्ली, चटनी, अचार का कच्चे आम का पाउडर। आप इस सूची में कुछ और उत्पाद भी शामिल कर सकते हैं। आम गर्मियों के मौसम का फल है जो भारत में अप्रैल से अगस्त के बीच में प्रचुर मात्रा में होती है। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के आम उगाए जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, सामान्य एक स्थान पर उगाने वाले खाद्य पदार्थ का सेवन उसी क्षेत्र के लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता है और सामान्य इस उत्पाद का उत्पादन भी व्यापक स्तर पर होता है। ठीक है, किसान इस अतिरिक्त उत्पादन का क्या करते हैं, किसान इन आमों को परिवहन की व्यवस्था करते हैं और उन्हें स्थान पर पहुंचाते हैं जहां इसका उत्पादन नहीं होता है या जहां इस किस्म के उत्पादन नहीं रहता है। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे आप देख सकते हो कि आम जो है, आम के यानी कितने तरीका से बनाया गया है और इसको साल भर संरक्षित करके रखा जाता है। ठीक है, तो ये सब संरक्षण कैसे संभव होता है? इसमें यही संभव होता है कि हम उसको संरक्षण करने के लिए रखते हैं और ये जो है हमारे बेमौसम में भी उपलब्ध हो जाते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। जो उत्पाद हमें मिलता है, यदि किसान ऐसा नहीं करेगा तो उत्पादन की यह अतिरिक्त मात्रा सड़ कर खराब हो जाएगा। देखिए, अगर इतने सारे आम हैं, अगर आम तो आपको पता ही नहीं है कि एक ही दिन में हम सब खत्म तो नहीं कर सकते ना। अगर हम इसको संरक्षण ना करें तो हो सकता है जो किसान इसमें लगे हुए हैं उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो इसी तरह से जो है हम आमों के कई फॉर्म में बदल लेते हैं जिससे साल भर हमें उपयोगी रहता है। ठीक है, तो यही बात होता है, उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। यही वह मात्रा है जिसमें संरक्षण करके रखने की आवश्यकता होती है ताकि इसका उपयोग उन महीनों में किया जा सके जिन महीनों में इसका उत्पादन नहीं होता है। खाद्य पदार्थ का संरक्षण उन महीनों में किया जाता है जब ये पदार्थ अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इसी कारण इसका मूल्य भी कम होता है। देखे ही होंगे आप, जब मौसम होता है तो इसके आमों की कीमत जो होती है बहुत कम होती है। जब मौसम नहीं होता है तो वही चीज आपको 3-4 गुनी अधिक रेट से उपलब्ध होगी। इसे खाद्य संरक्षण की लागत भी कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद संरक्षण से हमारे भोजन में विविधता आती है। देखिए, संरक्षण रखने से ये होता है कि हमें एक ही मौसम में, ठीक है, कई मौसम में हर डिफरेंट तरह के हमें भोज्य पदार्थ उपलब्ध हो जाता है। क्या आप कभी मौसम में वही सब्जी बार बार खाकर बोर होते हुए हैं? जब मटर बहुत महंगे हो और आसानी से उपलब्ध नहीं हो तो उन्हें खरीद कर खाना या क्या समझदारी की बात है? गर्मी के मौसम में पुलाव में गोभी या सब्जी में गोभी का उपयोग करके आप आहार में विविधता ला देते हैं और आपको अच्छा भी लगता है। इसी प्रकार अपने भोजन में चटनी या अचार या पापड़ खाते हैं और आपको भोजन में विविधता आ जाती है। मौसम के दौरान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध खाद्य पदार्थ संरक्षण से ये संभव है। देखिए, संभव आपको पता है कि पापड़ खाते हो, अचार खाते हो, चटनी खाते हो, और ये संभव क्यों होता है? क्योंकि उसको हम संरक्षण करने के तरीके जानते हैं, उनको रखने का तरीका जानते हैं, इसलिए हमें वो डिब्बा बंद तरीकों से हमें प्राप्त आती है और हम बेमौसम में भी उसकी मजा ले लेते हैं। तो यही सब बातें जो होती है काफी महत्वपूर्ण बन जाती है। आगे जो है हमारा क्या है, संरक्षित भोजन के उन स्थानों पर भोजन जहां उन्हें उगाया नहीं जाता है। देखिए, राजस्थान कुछ क्षेत्रों में जहां रेगिस्तान है अथवा हिमालय के वो क्षेत्र जो हमेशा हिम से ढके रहते हैं, वहां बहुत कम खाद्य पदार्थ की उपज होती है। इसलिए संरक्षित खाद्य पदार्थ को इस स्थानों पर भेजा जाता है जिससे कि वो उपयोग कर सके। खाद्य पदार्थ संरक्षण के उनका परिवहन तथा भंडारण की सुगमता से हो जाता है। देखिए, खाद्य पदार्थ को अगर संरक्षित रखना है तो परिवहन का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है कि परिवहन नहीं रहेगा तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा।
संरक्षण खाद्य पदार्थ के भारीपन या वजन को भी कम करता है। उदाहरण के लिए यदि आप हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पुदीना, मेथी, धनिया आदि को सुखाते हैं और उनके वजन तथा मात्रा को कमी आ जाती है और इस प्रकार इसका भंडारण में परिवहन आसानी हो जाता है। देखिए दोस्तों, जो धनिया, मेथी, पुदीना ये सब होता है, अगर उसको सुखा देते हो तो जो उसका वास्तविक वजन होती है वो भी घट जाती है और परिवहन करने में बहुत ही आसान हो जाता है। यानी एक ही बार में कई कुंटल जो होते हैं हम मेथी, धनिया को किसी पार्टिकुलर जगह पे पहुंचा सकते हैं और या काफी सालों तक उसको संरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि सुखाने के बाद जो होती है उसकी नमी जो होती है नष्ट हो जाती है और नमी नष्ट होने का मतलब है कि उसको हम संरक्षित रख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बनती है। आगे जो हमारा दोस्तों क्या है, खाद्य संरक्षण के सिद्धांत। आप पहले पढ़ा है कि दूध को उबाल कर उसे लंबे समय तक के लिए संरक्षित रखते हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि दूध को उबाल कर आप क्यों रखते हैं? आप दूध को तापमान को बढ़ाकर उसे उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। सूक्ष्म जीवी अति उच्च तापमान पर जीवित नहीं रहते हैं या बहुत ही निम्न तापमान पर वो एक्टिव नहीं रह सकते। ये भोजन संरक्षण का सिद्धांत है, ये बात आपको दिमाग में रखना है कि उच्च तापमान और निम्न तापमान पर जो होते हैं सूक्ष्म जीव जीवित नहीं रहते हैं। आइए भोजन संरक्षण सिद्धांतों के बारे में हम और जानकारी करें। सबसे पहले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही आता है कि सूक्ष्म जो जीवाणु उसको कैसे हम नष्ट करें। दूसरी बात है सूक्ष्म जीवाणुओं को अभिक्रिया को रोकना या उसमें विलंब उत्पन्न करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। उसके बाद एंजाइम की प्रक्रिया को रोकना। देखिए, सबसे पहले तो आता है हमारा क्या, सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना। आप जानते हैं कि दूध को उबालकर उसको सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट किया जा सकता है। कई बार केवल अल्प अवधि के लिए ताप देकर या उन सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट किया जाता है जो उस खाद्य पदार्थ को खराब कर सकते हैं। यह दूध को पाश्चुरीकरण यानी पाश्चुराइजेशन करण के द्वारा किया जाता है। पाश्चुराइजेशन करण बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जब आप घर में भोजन पकाते हो तो इस प्रक्रिया में भी भोजन को सूक्ष्म जीवाणुओं को मुक्त रखा जाता है। डिब्बा बंद करके प्रक्रिया में डिब्बे के अंदर डाले जाने वाले भोज्य पदार्थ को उच्च तापमान पे गर्म किया जाता है ताकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु विकसित न हो। और सूक्ष्म जीवाणु जब विकसित नहीं होगा तो खराब होने की जो उसकी चांसेस है वो बहुत ही घट जाएगा। उसके बाद दोस्तों है सूक्ष्म जीवाणुओं को अभिक्रिया के रोकना या उसमें विलंबित उत्पन्न करना, यानी जो सूक्ष्म जीवाणु है उसकी क्रियाओं को जो है अभिक्रियाओं को रोक दें। ठीक है, तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आप सेब छिलका या मुक्त सेब की तुलना में जल्दी खराब होते हैं, आपको पता ही है कि सेब जो होते हैं बहुत ही जल्दी खराब होते हैं कि सेब का छिलका अगर आप उतार देते हैं तो खराब होने के चांसेस 100% बन जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यही होता है क्योंकि सेब का छिलका उसका सुरक्षा आवरण होता है। ठीक है, आपने देखा होगा सेब को छिलके कुछ समय के लिए रख दीजिए वो काला पड़ जाता है, जो सूक्ष्म जीवाणुओं के सेवन के भीतर प्रवेश करने से ऐसा होता है। ठीक है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार अखरोट तथा अंडे को छिलके, फलों और सब्जियों के छिलके सुरक्षा आवरण के काम करती है और ये सूक्ष्म जीवाणुओं को अभिक्रिया में विलंबन उत्पन्न करती है। ठीक है, अंडे को भी अब देखो उसमें होती है, उसमें छिलके चरे होते हैं, अखरोट के भी चरे होते हैं, तो सूक्ष्म जीवों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ठीक है, पॉलीथीन बैग और एल्युमिनियम के फाइल्स में पैक किया जाता है भोजन को सूक्ष्म जीवाणुओं से संरक्षण प्रदान करते हैं। आपने पहले पढ़ा है कि सूक्ष्म जीवाणुओं को विकसित होने के लिए वायु तथा जल की आवश्यकता होती है। मैं पहले कह चुका हूं कि जो वायु होती है, ऑक्सीजन होती है और जो नमी होती है वही जो चीज है जो भोजन को खराब करती है, कंटामिनेट करती है। किंतु यदि इन्हें हटा दिया जाए तो सूक्ष्म जीवों की अभिक्रिया को रोका जा सकता है और भोज्य पदार्थ खराब नहीं होता है। तो ये तो जनरल सी बात है, अगर ये दो प्रक्रिया हटा देते हो, वायु को, ऑक्सीजन को हटा देते हो और जल को उसमें से नमी हटा देते हो, तो भोजन जो है 100% संरक्षित रह जाएगा। उसके बाद तापमान को कम करने या भोजन को जमाने के द्वारा भी सूक्ष्म जीवों को अभिक्रिया को लंबित किया जा सकता है। वहीं पे है फ्रीजिंग। मैंने कहा था कि उच्च तापमान पे बढ़ा दो या उसको निम्न तापमान कर दो, भोजन ऑटोमेटिक जो है सुरक्षित हो जाती है। इससे भोजन की संरक्षण संभव हो पाता है। आपने जमे फ्रोजन हुए भोजन को देखा होगा। जमा हुआ भोजन ताजे भोजन की तुलना में अधिक समय तक खाने योग्य रह जा सकता है। यह इसलिए क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु कम तापमान पर अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, इस प्रकार जब आप भोजन को रेफ्रिजरेटर या फ्रीज में रखते हो तो आप सूक्ष्म जीवाणुओं को विकसित होने से रोक देते हो। अंततः कुछ रसायन जैसे सोडियम बेंजोनाइट और पोटेशियम मेटोबाइसल्फर भी सूक्ष्म जीवाणुओं को विकसित होने को रोकने में सहायक होता है। इसे रसायन परिष्करण कहते हैं, यानी परिशक्ष कहते हैं, यानी कहलाता है। इस प्रकार हम जानते हैं सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को कई विधियों द्वारा विलंबित किया जा सकता है। एक तो है आपके पास सुरक्षित आवरण उपलब्ध कराना, दूसरा है तापमान में वृद्धि करना,
तीसरा जो है तापमान को कम करना, चौथा है रसायनों का उपयोग करना। तो इस तरह से है। देखिए आगे जो है एंजाइम की अभिक्रिया को रोकना, ये बहुत ही काम का है। एंजाइम के कारण भी भोजन खराब होते हैं, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये भोजन में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं। फलों का उदाहरण लीजिए, एक कच्चे केले के कुछ दिनों के लिए रखिए और देखिए कि उसके साथ क्या होता है। ठीक है, केला पक जाएगा और पीला हो जाएगा और फिर सड़ने लगेगा और ब्राउन होने लगेगा। यह सब एंजाइम के कारण ही होता है। दोस्तों क्या होगा यदि एंजाइम की अभिक्रिया को रोक दिया जाए, खाद्य पदार्थ सड़ने से बचाया जाएगा। ठीक है, एंजाइम की अभिक्रिया को हल्के ताप या उपचार से भी रोका जा सकता है। सब्जियों को डिब्बा बंद करने या जमाने से पूर्व उन्हें गर्म पानी में डाला जाता है या उन्हें कुछ समय के लिए भाप के संपर्क में लाया जाता है। इसे विभिन्न कारण यानी ब्लॉचिंग्स कहते हैं। जब आप दूध को गर्म करते हैं तो आप न केवल उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करते हैं बल्कि एंजाइम की अभिक्रिया को भी रोकते हैं। यह खाद्य पदार्थ की उपभोज्य आयु को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि इसमें हम एंजाइम के बारे में पढ़े, सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोकने में। तो दोस्तों ये जो होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात रह जाती है। ठीक है, फिर जो हमारा क्या है खाद्य पदार्थ के संरक्षण की घरेलू विधियां। देखिए दोस्तों, ये खाद्य पदार्थ के घरेलू संरक्षण की विधियां जो है ये बहुत ही आम है। क्यों? क्योंकि ये हमें दादा दादी से ही प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि वो जो थे काफी अनुभवी थे और हमें बहुत कुछ सिखाते भी थे। आज जो है हमारे पास आधुनिक है, मशीन है। ठीक है, हम बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन पहले के समय में भी खाद्य संरक्षण को हमारे दादा दादी नाना नानी रखते थे, तो उनका भी अपना एक अंदाज होता था। ठीक है, तो उसी अंदाज के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें टॉपिक ही है खाद्य पदार्थों के संरक्षण की घरेलू विधियां। हम यहाँ पर घरेलू विधियां करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो विधि हम देख सकते हैं इसमें क्या है, खाद्य पदार्थ को निम्न तापमान पर रखना, एक्सपोजिंग फूड ऑन द लो टेम्परेचर। दूसरा है खाद्य पदार्थ को उच्च तापमान प्रदान करना, प्रतिरक्षकों या प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग करना, खाद्य पदार्थ का निर्जलीकरण करना। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, या तो खाना के टेम्परेचर को अधिक कर दीजिए या कम कर दीजिए, दोनों कंडीशन में जो होगा भोजन खराब नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो है प्रतिरक्षकों यानी प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग करना, यानी खाद्य पदार्थ को निर्जीकरण यानी निर्जलीयकरण। निर्जलीयकरण का मतलब यही होता है कि उसमें से नमी को निकाल दीजिए। जो भी आपके पास तरीका है, नुस्खा है, उसका इस्तेमाल कीजिए और करिए। सबसे पहले हमारा आता है निम्न तापमान। ठीक है, निम्न तापमान में क्या है, पहले यह पढ़ा है कि निम्न तापमान तथा ठंडे वातावरण में भोजन लंबे समय तक संरक्षित रह पाता है। तापमान कम करके खाद्य पदार्थ संरक्षित करने का तरीका इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि तापमान कम होने से सूक्ष्म जीवाणु और एंजाइम संबंधित प्रक्रियाएं धीमी गति से होती है। इसे भोजन खराब होने से बचा रहता है। क्या आप खाद्य पदार्थ का यह तरीका अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, यदि आपके घर में रेफ्रिजरेटर या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। खाद्य पदार्थ को निम्न ताप पर संरक्षित रखा जा सकता है, जिसका विवरण निम्न दिखाया गया है। देखिए रेफ्रिजरेटर जो होते हैं भोजन को 40 से -70 सेल्सियस के माध्यम रखना होता है। शीतल भंडारण कोल्ड स्टोरेज होती है भोजन के 10 से लेकर -40 सेल्सियस के मध्य रखा जाता है। हिमनीकरण फ्रीजिंग भोजन को 180 सेल्सियस या उसके नीचे के तापमान पर रखा जाता है। तो ये सारे जो होता है आपके भोजन पदार्थों को संरक्षण रखने का अपना एक विधि है, तरीका है, रूल रेगुलेशन है, जिसको रखना पड़ता है, तभी जो भोजन होता है काफी लंबी समय अवधि तक टिका हुआ रहता है। कम तापमान के प्रयोग से खाद्य संरक्षित करने की अवधि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ को किस्म और तापमान पर निर्भर करती है। यदि तापमान कम हो तो खाद्य पदार्थ अधिक दिनों तक संरक्षित रह सकता है। उपयुक्त 3 विधियों से हिमनीकरण के लिए सबसे कम तापमान का उपयोग किया जाता है, क्योंकि शीत भंडारण और हिमनीकरण दोनों ही तरीके सामान्य घरों में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अंततः हम इन पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। सिचुएशन एंड फ्रीजिंग के विषय में हम पिछले पार्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बता चुके हैं कि हम कैसे उसको रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट आता है मटर का हिमनीकरण यानी फ्रीजिंग। विधि क्या होता है, करीब आधा किलो ताजा कोमल या छिले हुए मटर लें। एक स्टेनलेस स्टील के बर्तन में काफी मात्रा में पानी लें जिसमें कि मटर पूरी तरह से डूब जाए। आधा लीटर पानी में एक छोटा चम्मच के बराबर मात्रा में नमक डालें तथा इसको उबालने के लिए रखें। मटर को उबलते हुए घोल में करीब 2 मिनट के लिए डुबा दें। मटर को स्टेनलेस स्टील की जलजाली पर पलट दें और 10 से 15 मिनट इसे ठंडा होने दें। पॉलिथीन की थैली में मटर का पैक कर दें और थैली की हवा को दबाकर निकालें। ये थैली के सील बंद कर दें। मटर की थैलियों को फ्रीजर में रख दें
अब इस तरह से क्या होगा, इसी तरह दूसरी सब्जियों जैसे पत्ता गोभी, फलियां, गाजर आदि भी संरक्षित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इसमें यही होता है कि हम नमक लगा के रख देते हैं, फ्रीजिंग कर देते हैं, तो ये काफी समय तक रहने की चांसेस हो रह जाती है। ठीक है, वो बना रहता है। आगे है हमारा क्या, जमी हुई सब्जियों का उपयोग। देखिए, जमी हुई सब्जियों का हम उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। फ्रिज से जमी हुई थैली निकालें और उपयोग करने से 1.5 घंटे या 2 घंटे पहले उसे कमरे के तापमान पर आने दें। इन्हें एक जाली पर रख कर कुछ समय के लिए बहते हुए पानी के नीचे रखने के बाद इसका उपयोग करें। इससे ये होता है कि वो फल जो होता है, सब्जी होती है, वो ताजी रह जाती है। जमी हुई सब्जियां 6 महीने तक फ्रिज में रखा जा सकता है। जो जमी हुई सब्जियां होती है दोस्तों, उसको 6 महीना तक आप फ्रिज में संरक्षित करके रख सकते हो। ठीक है, फल व सब्जियों की हिमीकरण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां। देखिए, अब इसको रखने के लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी, जो बहुत काफी महत्वपूर्ण बन जाती है। पैकिंग का सामान जैसे कि पॉलीथीन बैग काफी मजबूत होना चाहिए, जो कि भोज्य पदार्थ को फैलने का दबाव सहन कर सके। ठीक है, क्यों फ्रीजिंग करोगे तो वो थोड़ा फैलेगा ही फैलेगा। भोज्य पदार्थ को एक बार फ्रीज से निकाल कर कमरे के तापमान पर लाने के बाद दोबारा नहीं जमाया जाना चाहिए, यानी दोबारा उसको मत रखिए फ्रीज में। एक बार निकालिए तो एक ही बार यूज कीजिए। छोटे पैकेज बनाने के लिए, ताकि उसका निकाला हुआ भोज्य पूरा उपयोग में लाया जा सके, यानी छोटे छोटे उसको पार्ट में बनाइए और उपयोग में न आने वाले भोजन खराब होने से बच सके। ऐसा करने से जो बचे भोजन को पुण्य जमाने से भी बचाया जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। आगे है, पैकेज को सील करने से पहले हवा को सावधानी पूर्वक पूरी तरह से निकाल देना ही समझदारी कहलाती है। फ्रिज को बार बार नहीं खोलना चाहिए, इससे भी जो होता है फूड उसमें रखी होती है वो उसका संरक्षण नहीं हो पाता है। आगे क्या है, हमें देखिए, जमे हुए भोजन से बर्फ को निकालने की प्रक्रिया को द्रवण या थ्रेवन कहते हैं। ठीक है, इसमें यही बात बताई गई है कि उच्च तापमान में सूक्ष्म जीव तथा एंजाइम नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार भोजन सुरक्षित रहता है, वह खराब नहीं होता है। क्या तापमान वृद्धि से सभी प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं? नहीं, कुछ सूक्ष्म जीवाणु उच्च तापमान पर भी नष्ट नहीं होते हैं। तो आपको पता ही है कि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उच्च तापमान पर भी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, यदि इन सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट नहीं किया जाता है तो ये खाद्य पदार्थ को खराब कर देते हैं। उच्च तापमान का प्रयोग करके खाद्य पदार्थ को संरक्षण की 2 और भी पद्धति है। एक है पास्चुराइजेशन यानी प्रस्तुतीकरण, और एक है विषक्रमण यानी स्टरलाइजेशन। यानी पास्चुराइजेशन और स्टरलाइजेशन 2 एक विधि है जिसके द्वारा हम इसको काफी दिनों तक संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है, पास्चुराइजेशन। ठीक है, यानी प्रस्तुतीकरण। तो पास्चुराइजेशन जो है क्या है, देखते हैं। पशुपालन, जब आप प्रस्तुतीकरण के विषय में को सोचते हैं तो आपको मस्तिष्क में किस खाद्य पदार्थ की बात आती है? जी हाँ, दूध का ही आता है कि दूध ही जो होती है पशुलाइजेशन से किया जाता है संरक्षित। हम अक्सर प्रस्तुतीकृत दूध की थैली के बारे में सुनते हैं। इस तरीके से खाद्य पदार्थ को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और उसके तुरंत पश्चात उसे शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। सूक्ष्म जीवाणु तापमान के इस आकर्मिक परिवर्तन को सहन नहीं कर पाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। फिर भी कुछ जीवाणु इस तरीके से बचे रहते हैं। देखिए दोस्तों, या तो खूब गर्म कर दो, उसको ठंडा तुरंत कर दो, तो इससे ये होता है ना कि तापमान में जो चेंजेस आ रहे हैं उसे कई सूक्ष्म जीव जो होते हैं सहन नहीं कर पाते हैं। एक ऑटोमेटिक आपने अधिक गर्म कर दिया, ऑटोमेटिक आपने उसको ठंडा कर दिया, तो कोई भी सूक्ष्म जीव जो होता है जनरली से वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे जो तापमान में बदलाव हुआ शायद वो सहन नहीं कर पाए। हम इंसान नहीं कर पाते हैं। देखते सर्दी आता है, उसके बाद गर्मी आता है, तो हमारा शरीर भी उसी तरह से बीमार पड़ जाता है। तो सूक्ष्म जीव कहाँ से रह पाएंगे? उसके बाद स्टरलाइजेशन विषक्रमण का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जीवित जीवाणुओं से मुक्त होना। ठीक है, कि जीवित जीवाणुओं से मुक्त होने से इसे यही तार पाते हैं कि इस तरीके से खाद्य पदार्थ को उच्च तापमान तक कुछ मामलों में दबाव में बहुत अधिक समय तक रखा जाता है, जिससे भोजन में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग किया जाता है तो खाद्य पदार्थ अधिक समय तक खराब नहीं होते हैं, क्योंकि अधिकांश सूक्ष्म जीवाणु इससे नष्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट होने के लिए वो रेगुलेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रतिरक्षक का उपयोग। आइए अब इन रसायनों का अध्ययन करें जो कि प्रकृति खाद्य पदार्थ को उपभोज्य जीवन को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन रसायनों को प्रतिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके मिलाने पर खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, कुछ दूसरे पदार्थ को मिला के भी कोई वस्तु को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहती है। प्रतिरक्षक यानी
जिनको किसी चीज से मिला के उसको कई दिनों तक संरक्षित रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षक कहलाता है। आपने पढ़ा कि खाद्य पदार्थ में नमक, चीनी या अम्ल की मात्रा को बढ़ाने से उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। इस प्रकार नमक, चीनी तथा अम्ल से पदार्थों को प्रतिरक्षक कार्य किया जा सकता है। अब प्रतिरक्षक के कारक क्या होते हैं? अचार में पाए जाने वाले कुछ प्रतिरक्षक के नाम बताइए। इसमें से कुछ नमक हो जाता है, चीनी, नींबू के रस, सिरका, तेल तथा मसाले, ये सभी प्राकृतिक संरक्षक होते हैं जो काफी दिनों तक इन चीजों को खराब होने से बचाता है। आप इन लेबलों में प्रतिरक्षक के रूप में कुछ खजानों के नाम मिलाएं, जैसे पोटेशियम मेटावीसल्फर, सिट्रिक एसिड और सोडियम बेंजोजाइम। इन्हें हम रासायनिक प्रतिरक्षक कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है कि कुछ रासायनिक प्रतिरक्षक के नाम बताएं, तो आप इतना याद रख सकते हो। तभी कहता हूं कि सब टू शब्द पढ़ने का यही फायदा होता है कि हमें हर एक क्वेश्चन के बारे में नॉलेज रहता है, क्योंकि इससे हम एक एक वर्ड समझ जाते हैं और एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे हमारा क्या है? प्राकृतिक प्रतिरक्षक, यानी नेचुरल भी कुछ चीजें होती है जिसको हम बचा सकते हैं, जैसे नमक। जब आप घर पर अचार बनाते हो तो उसमें प्रयोग किए जाने वाली सामग्री में से एक नमक होता है। क्या आप जानते हैं कि इसमें नमक सिर्फ स्वाद के लिए नहीं मिलाया जाता है? स्वाद बढ़ाने के अतिरिक्त नमक का एक विशेष कार्य ये भी होता है कि वो प्रतिरक्षक के रूप में कार्य करता है। यदि अचार में नमक कम है तो वो कुछ समय के लिए बाद खराब हो जाता है। कम नमक रखोगे तो कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। नमक प्रतिरक्षक कार्य किस प्रकार करता है? भोजन में नमक की मात्रा बढ़ने से उसकी संरक्षण में बदलाव आ जाती है। इस कारण सूक्ष्म जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। नमक एंजाइम की गतिविधियों से को भी कम कर देता है, इसे वो भोजन को नष्ट होने से बचाता है। नमक अचार, चटनी और सॉस डिब्बा बंद भोजनों में प्रतिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मछली और इमली को सुरक्षित रखने के लिए इसका नमक लगाया जाता है, जो इस खाद्य पदार्थ को संरक्षण में सहायक होता है। उसके बाद जो दूसरा है वो है चीनी। ठीक है, चीनी। क्या आप चीनी द्वारा संरक्षित कुछ खाद्य पदार्थ के बारे में सोच सकते हैं? जी हाँ, खाद्य पदार्थ जैसे जैम, जेली, मुरब्बा, स्क्वैश आदि अचार और चटनी के भी तरह इस खाद्य पदार्थ में चीनी का उपयोग केवल स्वाद के लिए नहीं अतुल उन्हें संरक्षित करने के लिए भी किया जाता है। इन खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए इनमें चीनी का अनुपात सही होना आवश्यक है। चीनी खाद्य पदार्थ को खराब होने से किस प्रकार बचाता है? चीनी खाद्य पदार्थ में निहित जल में घुल जाती है और इसके कारण खाद्य पदार्थ में पानी कम हो जाता है और सूक्ष्म जीवाणु विकसित नहीं हो पाते हैं। जब सूक्ष्म जीवाणु विकसित नहीं हो पाते हैं तो जनरल सी बात है वो पदार्थ जो है संरक्षित रह सकता है। आगे जो हमारा क्या है? अम्ल। अम्ल क्या बता सकते हैं किन खाद्य पदार्थ का प्रयोग प्रतिरक्षक के रूप में कार्य करता है? ये नींबू का रस, सिरका, स्ट्रिक एसिड आदि। सिरकों का उपयोग प्याज, टमाटर, केचप को संरक्षित रखने के लिए तथा नींबू के रस का उपयोग अचारों में और एसिड का उपयोग स्क्वैश के संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अम्ल खाद्य पदार्थ को अम्ल की मात्रा को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सूक्ष्म जीवाणुओं को क्रियाशीलता कम हो जाती है और सूक्ष्म जीवाणु विकसित नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बन जाती है दोस्तों कि अम्ल भी जो होती है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य करती है। अगर आप उसको जैसे सिरका हो गया, एसिड हो गया, तो इन चीजों को रख के भी आप इनको संरक्षण करने में अपना योगदान दे सकते हो। ये जो है अपना योगदान अच्छी बेखूबी निभाते हैं। तेल अथवा मसाले, देखिए ये भी एक संरक्षण का काम करता है। ठीक है, इसका उपयोग अचार को संरक्षण के लिए किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि मसाले के बारे में जानते हैं जिसका प्रयोग आमतौर पर प्रतिरक्षक के रूप में किया जाता है? जी हाँ, सरसों का पाउडर हो, हल्दी तथा लाल मिर्च जैसे कुछ मसाले हैं, ये सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाने से रोकता है और इस प्रकार वस्तु खराब होने से बचाता है। क्या आप जानते हैं, कभी देखा है कि जब घर पर अचार बनाया जाता है तो अचार बनाने जाने वाले फल या सब्जी जैसे आम, नींबू आदि के ऊपर तक तेल को भर दिया जाता है। तेल सुरक्षा आवरण के रूप में कार्य करता है और इसको दो फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि तेल पूरी तरह से सामग्री डुबाए जाने से सूक्ष्म जीवाणु उस खाद्य सामग्री के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। दूसरा ये होता है कि खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में नहीं आता है और इस प्रकार सूक्ष्म जीवाणु विकसित नहीं हो पाते हैं और खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता है। और एक बात आपने कभी देखा होगा, जनरली मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ कि अगर आप अचार बनाते हो और अचार में क्या करते हो, उसको ऐसे रख देते हो तो उसमें कुछ तरह के रिएक्शन नहीं होते हैं, लेकिन जैसे आप हल्दी मिला देते हो, देखा है आपने, हल्दी या नमक मिला देते हो तो फटाक से क्या होता है कि सारे के सारे पानी जो है छोड़ देता है। या हल्दी मिला के रख दो, ठीक है, वो पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये सब चीज दोस्तों जो होती है ना, ये संरक्षण का कार्य करती है। जितने भी हमारे मसाला है हमारे शरीर के लिए साथ ये जो है किसी भी चीज को काफी समय तक बनाए रखने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, आप खाद्य संरक्षण को सामान्य प्रक्रिया संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सामान्य संरक्षण सिद्धांतों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अचारों
में आप नमक, मसाले और तेल सभी पदार्थ कुछ मात्रा में डालते हैं। इसी प्रकार इसके वैस बनाने के लिए अम्ल और अधिक मात्रा में चीनी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जब मौसमी फल और सब्जियां सस्ते दाम उपलब्ध होती है तो उन्हें आगे के प्रयोग के लिए भंडारित किया जाता है और इससे हमारे भोजन में विविधता आ जाती है। तो ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर जो है आपको जैम बनाने की विधियां बताई गई है, तो ये आप जरूर पढ़ लेना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है ये। आगे जो दोस्तों हमारा क्या है, देखिए निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। क्या आप कुछ ऐसे सूखे खाद्य पदार्थ का नाम बता सकते हैं जो आपके रसोइयों में 1 वर्ष ऐसे अधिक समय तक रखे हुए हैं? क्या ये आलू के चिप्स हैं, सेवइयां हैं, या मेथी है, फूल गोभी है, पापड़ या प्याज है? ये खाद्य पदार्थ जिन्हें निर्जलीकरण की प्रक्रिया में संरक्षित किया जाता है। निर्जलीकरण का अर्थ है खाद्य पदार्थ से पानी या नमी को दूर करना। देखिए, अगर आप गोभी को बहुत दिनों तक संरक्षण करना चाहते हैं, देखते हैं कुछ बंदे जो होते हैं इसको धूप में सुखाते हैं और धूप में सुखाने के बाद उसकी नमी मार देते हैं, तो कई 1 साल तक वो टिका हुआ रहता है। पापड़ भी ऐसे ही होता है, सुखा दिया जाता है। जो भी चीज सुखा देते हो यानी जो है नमी से मुक्त कर देते हो, तो वो पदार्थ जो है सालों साल खराब नहीं होती है, ये तो आप भी जानते हो। कुछ भोज्य पदार्थ जैसे कि हरी पदार्थ, सब्जियां, मेथी, पुदीना, धनिया, फूल गोभी, अंगूर, आंवला, आम आदि कुछ खाद्य पदार्थ पहले पकाए जाते हैं और उसके बाद सुखाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आलू के चिप्स, पापड़, केले के चिप्स, बड़े आदि खाद्य पदार्थ को सुखाने के लिए सबसे अच्छा मौसम जो होता है वो है जिसमें वायु नमी न हो और धूप में तेज पड़ रही हो। ठीक है, जहां तेज धूप पड़ती है वहां पर उसको संरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, निर्जलीकरण की जो विधियां होती है वो कैसे दिखते हैं? ठीक है, ये जो होते विधि, पहला चरण यही होता है खाद्य पदार्थ को सुखाने व उन्हें संभाल कर रखने के लिए उपयोग होने वाले सभी डिब्बे को और प्लास्टिक आदि को साफ कर ले तथा उन्हें धूप में सुखा ले। इन डिब्बों को ढक्कन वायुरोधी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा चरण यही होता है, सूखने से पहले सब्जियां और फलों को धो लें, आवश्यकता हो तो उन्हें काट लें। ठीक है, डंठल्स और बीज और छिलके हटा ले। यदि कोई सड़ा गला भाग हो तो उसे काट के निकाल दें। सब्जियों को यानी वीवर्न यानी ब्लैंच कर ले अथवा उन्हें उबालते हुए पानी में डालें। तो ये चीजें बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जब गर्म हो जाए तो उन्हें निकाल लें। विलयनीकरण की प्रक्रिया में एंजाइम की गतिविधियों में कमी आती है। ठीक है, उसका चौथा चरण जो इसकी ये होती है कि सब्जियों को 5 से 10 मिनट के लिए नमक और पोटाशियम मेटावाइल सल्फेट जो KMS के नाम से भी जाना जाता है, यूं ठंडी पानी में डालें। इससे खाद्य पदार्थ का रंग काला नहीं पड़ता है। हरी पत्तेदार सब्जियां और गहरे रंग के अन्य सब्जियां इसी घोल में नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये सब्जियों के रंग को वलिज कर देता है। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से जो होते हैं जैसे मटर उटर हो जाता है, काफी टाइम तक खड़ा रहता है। तो खड़ा होने का कारण यही है, जो KMS जो बात यहाँ पर केमिकल की जा रही है ना, उसी का इस्तेमाल आजकल लोग फायदे के लिए भी कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है, सब्जियों को साफ कपड़े पर धूप में फैला दे। इन्हें धूल और मक्खियों से बचाने के लिए पतले वस्त्र से ढक दें, क्योंकि ये भी चीज जो होती है मधुमक्खी जो ये हाउस फ्लाई होती है वो कंटामिनेट करने के लिए सबसे बेहतरीन स्रोत होती है। जब खाद्य पदार्थ सूख जाए तो कड़ेपन की जांच करके देखें तो इसे कमरे के सामान्य तापमान पर ठंडा कर लें। अब इन्हें वायुरोधी ढक्कन वाले डिब्बे में भर लें। तो इस तरह से जो है उसकी सुरक्षित की जा सकती है। आगे जो है हमारा क्या है, मेथी का निर्जलीकरण करना। ठीक है, तो इसमें यही है कि मेथी को डंठलों के निकाले और मेथी के अच्छी तरह से धो लें। अब इसे एक कपड़े पर रखकर धूप में रख दें और जलीदार कपड़े से ढक दें। इसे तब तक धूप में रखें जब तक यह सूख नहीं जाता हो। इसे कमरे का तापमान ठंडा करें और वायुरोधी डिब्बे में बंद कर ले। तो इस तरह से जो है मेथी का निर्जलीकरण हो जाता है। आलू के चिप भी आप घर पे बनाते ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। ये सब हमारी लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए इसमें कोई क्वेश्चन अधिक आपको नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, आलू को धो ले और उनका छिलका निकाल लें। इसके पतले पतले गोल टुकड़े काट लें। इन टुकड़ों को उबालते हुए पानी में 3 से 4 मिनट के लिए रख दें। ठंडे पानी में 4 छोटे चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच पोटाशियम मेटावाई सल्फेट यानी 5 ग्राम आलू के लिए का घोल बनाएं। उबले हुए आलू के टुकड़े को इस घोल में 10 मिनट तक आप रख दें। ठीक है, उसके आलू के प्रत्येक टुकड़े को अलग अलग करके थाली में रखकर धूप में सुखाएं और इसे पतले कपड़े से ढक दें। सूखने पर इसे ठंडा कर ले और वायुरोधी डिब्बे में पैक कर ले। तो इस तरह से जो आप दोस्तों कह सकते हो निर्जलीकरण के लिए जो है मौलिक सिद्धांत एक सामान्य होते हैं हुए भी खाद्य संरक्षण की विधि इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन से पदार्थ को संरक्षित करना चाहते हैं। तो उसी तरह से उसको संरक्षण करने का उपाय और विधि भी रहता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे जो हमारा क्या है, कुछ उपयोगी सुझाव। देखिए, कुछ उपयोगी सुझाव भी यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है, खाद्य पदार्थ बनाने और इसका भंडारण करते समय सफाई का ध्यान रखें। खाद्य पदार्थ पकाने और रखने
रखे जाने वाले बर्तन और डिब्बे पूरी तरह से साफ और धूप में सुखाए हुए होने चाहिए। डिब्बे वायुरोधी होना चाहिए। तो देखिए ये चीजें तो बहुत ही आम रहती है कि कोई चीज रखने से पहले डिब्बों को अगर नहीं सुखाइएगा तो उसमें कुछ नमी रह जाएगी और उससे जो होता है भोजन कंटामिनेट हो जाएगा। ये तो आम बात है। अचारों को सुरक्षित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि सब्जियां तेल में पूरी तरह से डूबी हुई हो ताकि वायु के संपर्क में न आ सके। तेल को अगर संरक्षण, देखिए कोई वस्तु को अगर तेल में संरक्षण करना चाहते हैं तो पूरी तरह से तेल में डूबा होना चाहिए। अगर डूबा रहेगा तो जो बाहरी पार्ट ऊपर नहीं रहेगा और भोजन खराब नहीं होता है। ठीक है। संरक्षित खाद्य पदार्थ का प्रयोग करते समय साफ चम्मच का उपयोग करें। देखिए अगर साफ चम्मच का उपयोग नहीं कीजिएगा, कंटामिनेट कीजिएगा तो जनरल सी बात है वो भी खराब कर सकता है। खाद्य पदार्थ को वांछित मात्रा निकाल लेने के तुरंत बाद ढक्कन बंद कर दें। ठीक है। जैसे निकाल लिया आपने उसके बाद तुरंत ही ढक्कन बंद कर दें कि उसमें नमी का प्रवेश न हो, न ऑक्सीजन का प्रवेश हो। ठीक है। सांस व स्वास्थ्य आदि खाद्य पदार्थ के लिए बोतलों को कीटाणु रहित किया जाना चाहिए और जब तक इसकी आवश्यकता न पड़े उन्हें गर्म पानी में ही पड़े रखना देना चाहिए। आप संरक्षित खाद्य पदार्थ को बोतलों में डालकर उन्हें 30 से 40 मिनट के लिए पानी में गर्म करके भी कीटाणु रहित कर सकते हैं। इसमें दोस्तों सबसे मुझे जो इम्पोर्टेंट दिख रहा है, इसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ये खाद्य पदार्थ और उसके प्रतिरक्षक। तो खाद्य पदार्थ जो है उसके प्रतिरक्षक कौन होगा, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है क्योंकि कई बार इस एग्जाम में आ जाता है। ठीक है। तो मैंने इसको छोड़ना मुनासिब नहीं समझा, इसको बताना सही समझा। ठीक है। तो ये जो है कुछ आपको दिख रहा है प्रतिरक्षक है, इसमें सारे चीजों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर है उनके आम का जैम, नींबू का अचार, आलू के चिप्स, टमाटर का केचप, स्क्वैश। ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती है कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसको कैसे संरक्षित करना है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आम का जैम है, तो आम का जैम जो है वो संरक्षित कैसे होता है। आम के जैम में आपको पता ही है कि अगर आप चीनी में डाल देते हो आम का जैम तो काफी दिनों तक ये जो होता है संरक्षित रह सकता है। ठीक है। नींबू का अचार में क्या होता है, नींबू का अचार में हम क्या डालते हैं, नमक डालते हैं जिसकी वजह से उसकी पानी निकल जाए। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। उसके बाद अगर आपको पता ही होगा कि आलू का चिप्स जो होती है हम क्या करें, आलू के चिप्स को कैसे रखें। ठीक है। अगर आलू के चिप्स को कहते हैं धूप में सुखा देना, लेकिन धूप में सुखाने की यहाँ पर बात तो की नहीं गई है। तो जनरल सी बात है, आलू के अगर चिप्स को आप कई दिनों तक संरक्षित रखना चाहते हो तो इसको जो होगा पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट में डालना बहुत ही उपयुक्त होगा। क्यों? क्योंकि ये भोजन को संरक्षित करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान देती है। क्यों? क्योंकि जो पोटाशियम मेटासाइल्फेट जो है अभी हम पहले पिछले भी पढ़ चुके हैं कि काफी जगहों पे इसको इस्तेमाल किया जाता है संरक्षण के लिए। तो ये संरक्षित करने का सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण विधि है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है टमाटर का केचप। देखिए टमाटर का केचप जो होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है क्योंकि इसको काफी दिनों तक लोग संरक्षण करके रखते हैं और ये बहुत ही जरूरी भी है संरक्षित करने का तरीका। क्योंकि इसको रखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो होता है हमारे इसके लिए सिरका होता है। क्योंकि सिरका जो होती है वो टमाटर के केचप के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद स्क्वैश के लिए आपको पता है सबसे अच्छा तकनीक का जो है साइट्रिक एसिड है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है दोस्तों, एक बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट मुझसे रह गया था, वो क्या है कि जो सेब का जैम बनाने की विधि, कई बार जो एग्जाम में है ये क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि ये इसमें छोड़ दूं क्योंकि सेब का जैम बनाने की विधि जरूर एग्जाम में आती है। तो इसमें यही बात होता है कि सामग्री जो होती है 1 किलो सेब लेना है, चीनी 750 ग्राम लेना है, स्टिक एसिड जो होती है 1 छोटा चम्मच, पानी जो होगा 150 मिलीलीटर। ठीक है, इसको बनाने की जो विधि है, अच्छे किस्म के सेब चुनकर उन्हें अच्छी तरह से धो लें। ठीक है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। काटे समय बीज और सख्त भाग को निकाल दे किंतु सेब का छिलका न निकाले। ये बहुत ही काम की बात है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद पानी में पकाए जब तक कि टुकड़े नरम न हो जाए। आप उसे प्रेशर कुकर में 1 सीटी आने तक पका सकते हैं, जो कि बहुत आसान तरीका रहता है। सेब गुद्दे को छन्नी से सावधानी पूर्वक छान ले। इसे लगातार हिलाते हुए इसे सकरा या एसिटिक एसिड मिलाए। मिश्रण को तब तक पकाए जब तक कि वह प्लेट से चिपक न जाए। ठीक है, जैम जो होता है गर्म जैम को
चौड़े मुंह की जो है कीटाणु रहित बोतल में डालें और ठंडा होने दें। ये किसी ठंडे स्थान पर संभाल कर रख दे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जैम को तैयार कर सकते हो, सेब का जैम, जो कि बहुत उपयोगी है और कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है। ये 100% और प्रैक्टिकल में भी आपका ही रहता है, इसलिए जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। उसके बाद जो है निस्वादित प्रशिक्षण, जैम की बूंद को बर्फ जितने ठंडे पानी में डालें, यदि वह फैल जाती है तो इसे और ठंडा किए जाने की आवश्यकता है। यदि यह एक ही स्थान पर जमा हुआ जाता है तो यह जैम तैयार है। उसके बाद है रासायनिक प्रतिरोधक का प्रयोग। देखिए दोस्तों, संतरे का केवेक्स कैसे बनाया जा सकता है। संतरे का रस 1 लीटर ले लीजिए, चीनी 2 किलोग्राम और पानी 1 लीटर, पोटाशियम मेटाबाई सल्फेट यानी KMNS आधा चम्मच ले लीजिए, संतरे का एसेस 1 छोटा चम्मच और साइट्रिक एसिड 30 ग्राम। तो इस तरह से जो है, अब ये देखते हैं इसका विधि क्या है। देखिए इसका विधि जो होता है, स्कैवेस रसदार फलों से बनाया जाता है। ठीक है, ये बात तो पता है कि रसदार फल जो है इसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। रसीले संतरे चुनिए और उसका रस निकालिए। पहले तो संतरा आपको लेना पड़ेगा और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसके रस को निचोड़ना पड़ेगा, निकाल के अलग रख लीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है, दूसरा चरण में क्या करना है, पानी, चीनी और साइट्रिक एसिड डाल लीजिए और इसको मिश्रण को तब तक उबालिए जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल ना जाए। अगर चीनी उसमें घुल गया है तो आधा काम तो हमारा यहीं पे हो जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है, तीसरा चरण में ये करना है कि इसमें संतरे का रस तथा संतरे के एसेस को मिला लीजिए। संतरे और इस दोनों का एसेस को मिला लीजिएगा तो उसको वो काफी मिक्स हो के काफी अच्छा बन दिखेगा। ठीक है, उसके बाद चौथे चरण में क्या करना है, आपने थोड़े रस में पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट यानी कह सकते थे आप, ठीक है, डालें और इसे तैयार किए हुए, ठीक है, स्कैवेस के मिश्रण में मिला लीजिए। जो पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट है, इसको हम अभी पढ़ चुके हैं, KMS के रूप में भी जाना जाता है नाम से, जो आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये सामग्री जो है बहुत ही आसानी से आपको जो है मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा और उसको लाके बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा चरण में क्या होता है, इसे कीटाणु रहित बोतल में डालकर सील बंद कर दी। देखिए दोस्तों, बोतल को तो आपको पता है कि बोतल को पहले यूज करने से पहले इसको साफ से धो लीजिए, जिसको जो है कीटाणु रहित कर दीजिए और उसके बाद जितना हो सके इसको धूप में अच्छे से सुखा दीजिए, जिसकी जो नमी हो वो खत्म हो जाए, तभी जाके इसको संरक्षित करने के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और फायदेमंद रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, उसको बोतलों को जो है कुछ सूर्य के प्रकाश से दूर और ठंडे स्थान पर रखें। इससे क्या होगा, अधिक गर्म हो जाएगा और ठंडा रहने से क्या होगा, इसके जो कीटाणु होगी वो नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम जैम बना सकते हो। ठीक है, तो ये बनाने की सबसे आसान विधि है और कई बार जो है आपके प्रैक्टिकल में ऐसा एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और कभी कभी ये क्वेश्चन आंसर में भी आता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, हमारा जो अब अंतिम जो इसका टॉपिक है क्या है, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो अंतिम है वो है भंडारित भोजन के रखरखाव में स्वच्छता। देखिए दोस्तों, जो भंडारित होती है कोई चीज को रखरखाव के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण होता है वो क्या है, आपके परिवार सदस्य भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ को खरीदते हैं और उन्हें घर में भंडारित करते हैं। आप जानते हैं कि इन पदार्थों को अच्छी तरह से संभाल कर रखने की आवश्यकता होती है ताकि जरूरत पड़ने पर ये हम अच्छी स्थिति में ही प्राप्त हो। आपने यह भी पढ़ा है कि भोजन की उपयोग आयु सीमित होती है। आपको पता है जितने भी भोजन पदार्थ होते हैं उनकी जो आयु होती है बहुत अल्पकालीन के लिए होती है। अगर हम उसको संरक्षण करके रख दें तो ये काफी लंबी अवधि तक चल सकता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को ये हर एक पोषक तत्व का होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर ये पोषक तत्व न रहे तो शायद हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियों से जो हम ग्रसित हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए स्वस्थ नहीं होती है, लेकिन ऐसे बहुत सी चीजें जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो इन चीजों को संरक्षित करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जो है हर मौसम में उसका आनंद लेना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसको भूल नहीं पाते। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, चैप्टर जो था हमारा खाद्य संरक्षण ये समाप्त हो गया है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको बार बार देखिएगा। ठीक है, अगर एग्जाम से पहले 2-4 बार देख लीजिएगा तो 100% जो है इसके हर एक वर्डिंग आपके दिमाग में जरूर छप जाएगा और एग्जाम में आपको किसी दूसरे का शक्ल देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप ये जो है आप अच्छे से इसको समझिए, सोचिए और विचार कीजिए और इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो चीजें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, जैम के मैंने प्रक्रिया बताया है कैसे बनाया जाता है, तो वो सब बातें याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, आपने जो त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ व्यतीत किया उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, अगर आप त्रिपान स्टडी सेंटर को धन्यवाद करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करना ही आपको ये होगा कि आपने मुझे गुरु माना है और आप इस चैनल के साथ जुड़ गए हो। ठीक है,
तभी मुझे एहसास होगा कि आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता लगेगा कि आप इस चैनल के साथ जुड़े हो और इसका फायदा उठा रहे हो। ठीक है दोस्तों, आसपास जो आपके दोस्त होंगे जो NIS बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए कि वो भी इसका फायदा उठा सके। क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते हैं 9th में फेल हो जाते हैं, तो वो 10th क्लास NIS बोर्ड से करते हैं, पंजाब बोर्ड से करते हैं या यूपी बोर्ड से करते हैं। तो इन चीजों बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद ये हो सकता है। ठीक है, और आपके लिए भी है। इसलिए दोस्तों हम अगले टॉपिक में, अगले जो है नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।